तो चलिए भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फटाफट भाई जुड़ते जाएंगे, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। सभी को गुड इवनिंग। तो कैसे हैं मेरे प्यारे से बच्चों सभी लोग? तो फटाफट सेशन को शेयर करते हुए जुड़ जाइए, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का पार्ट 2 लेके आए हैं और आज की क्लास हम लोग इस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। जहां पे हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको पता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। चलिए, तो एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप करेंगे, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप करेंगे, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखेंगे, आप लोग की कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो स्टेट रैंक 1 लाना है तो मांगने से नहीं मिलेगा, उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस और नो में जवाब देंगे प्यारे बच्चों, फिर हम आज की क्लास में एकदम तहलका मचाने वाले हैं, है ना। तहलका इन द सेंस आपको एक एक टॉपिक से रूबरू कराएंगे, और यहाँ से बाहर सर एग्जाम में कुछ नहीं आया है आज तक, तो आज भी नहीं आएगा। तो फटाफट एक बार आपका सपोर्ट सेशन को शेयर करते हुए बस जुड़ जाइएगा बस, ठीक है। चलिए, तो प्यारे जो पिछले वन शॉट में हम लोगों ने लेंस तक की बात कर ली थी, कुछ टॉपिक बचे थे, जैसे लेंस का संयोजन हो गया, उसके बाद है ना क्षमता हो गई, फिर उसके बाद जैसे प्रिज्म हो गया। तो हम उन्हीं टॉपिक को कवर करते हुए प्यारे बच्चों एक एक टॉपिक की बात करेंगे। बोलिए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं भाई? फटाफट बताएंगे सर। अगर तैयार हैं सरकार तभी हम आगे बात करेंगे, अदरवाइज बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। बस जल्दी से आप एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप करिए, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ जल्दी से। चलिए भाई, हम आपके सामने आ चुके हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आएगा अच्छी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने लेंस में का फॉर्मूला पढ़ा, लेंस है ना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का है ना बनना देखा। उसके बाद हम लोग लेंस सूत्र की बात करें, ठीक है, आवर्धन की बात भी करे थे हम लोग, है ना। देखिए लेंस सूत्र क्या है ना, लेंस समीकरण 1/v 1/u माइनस का, ये बात हुई थी। फिर प्यारे बच्चों आवर्धन जान लीजिए, आवर्धन होता है सरकार माइनस का v/u। आवर्धन क्या होता है प्यारे बच्चों? माइनस का v/u, ठीक है। आज का टॉपिक है सर लेंस की क्षमता, ठीक है। आइए बात करते हैं सरकार लेंस की क्षमता, है ना। लेंस की क्षमता थोड़ा बात करेंगे, फिर हम लोग टॉपिक प्रिज्म पे आ जाएंगे तुरंत। लेंस की क्षमता, लेंसों का संयोजन, फिर टॉपिक हम लोग प्रिज्म पे आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, लेंस की क्षमता का तात्पर्य है प्रकाश की किरणों को मोड़ना। अगर हम सरल भाषा में बात करें सर लेंस की क्षमता का, तो लेंस की क्षमता का प्यारे बच्चों बेसिक सा अर्थ होता है प्रकाश किरणों को मोड़ना। जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ेंगे उनकी क्षमता उतनी ज्यादा होगी और उनकी फोकस दूरी उतनी कम हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाने वाली बात प्यारे बच्चों ये है कि जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना ज्यादा मोड़ेंगे उनकी क्षमता उतनी ज्यादा होगी और फोकस दूरी उतनी उतनी ही कम हो जाती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता बेटा फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की क्षमता बेटा फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मात्रक बेटा अगर फोकस दूरी मीटर में है तो P = 1/f करेंगे, अगर सेंटीमीटर में है ना, अगर सेंटीमीटर में है तो इसी फॉर्मूला को हम लोग 100/f की बात करेंगे। और लेंस की क्षमता का मात्रक प्यारे बच्चों डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक प्यारे बच्चों डायोप्टर होता है ना। आपको जैसा कि पता है लेंस हमारे पास दो टाइप के बने, एक बना सरकार कॉन्वेक्स, है ना, और एक बना सरकार कॉनकेव, है ना। कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो प्यारे बच्चों कॉनकेव की क्षमता क्या होगी प्यारे बच्चों? ऋणात्मक होगी, है ना। और उसके बाद कॉन्वेक्स की क्षमता क्या होगी प्यारे बच्चों? धनात्मक होगी। ये बात आप याद रखेंगे कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता प्यारे बच्चों ऋणात्मक होती है। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से बताएंगे, क्या इतनी बात मेरे से नन्हे मुन्ने बच्चों को क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर ना क्लियर हो तो ऐसे कर देना, क्लियर है तो ऐसे आना चाहिए। बोलिए बात क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे, है ना, बात करते हैं प्यारे बच्चों लेंसों के संयोजन की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों पतले लेंसों का संयोजन, है ना, यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये लेंसों का संयोजन। गौर फरमाएंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना।
रात अपनी है, हमने बोला क्या, कामयाबी मांगने से नहीं मिलती, जागने से मिलती है। तो यार अगर सफल होना है तो दिन रात एक करके जाग जाग के पढ़ना पड़ेगा, नींद से ही समय काट के हमें पढ़ना पड़ेगा, अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, रात अपनी है, ठीक है। ठीक है, जागने के बाद सुबह होगा, तो उसी तरह भाई अगर सुबह का इंतजार करना है तो मांगना नहीं, जागना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों बात करें लेंसों का संयोजन। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत प्यार है ना, प्यार भरे तरीके से समझ में आएगा। मान लेते हैं प्यारे बच्चों मेरे पास दो पतले लेंस है, ऐसा मेरे पास एक लेंस ये है L1 और एक लेंस ये है मेरे पास L2। गौर फरमाएंगे, हमने क्या किया प्यारे बच्चों, दोनों लेंसों को संयोजित कर दिया, मतलब आपस में जोड़ दिया। और इस प्रकार जोड़ा, पतले लेंस है कि इनकी जो मोटाई है वो लगभग ना के बराबर है, इनकी जो मोटाई है वो लगभग ना के बराबर है। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो ये क्या है, मुख्य अक्ष होगा। आपको पता है कि अगर सर इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु रखी है, यहाँ पे मान लेते हैं O, है ना, यहाँ पे इसके मुख्य अक्ष पे एक बिंदु वस्तु O रखी है। आपको पता है कि पहले लेंस से अपवर्तन होगा, मान लेते हैं इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो बनेगा V डैश दूरी पे। कितनी दूरी पे बनेगा, ये बनेगा प्यारे बच्चों V डैश दूरी पे, I डैश बिंदु पे बनेगा। भाई पहले लेंस का प्रतिबिंब दूसरे के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, गौर फरमाएंगे, पहले लेंस का प्रतिबिंब दूसरे के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। तो प्यारे बच्चों यहां पे जो फाइनल इमेज प्यारे बच्चों बनेगा वो बनेगा कितनी दूरी पर प्यारे बच्चों, v दूरी पर बनेगा प्यारे बच्चों, कितनी दूरी पर, v दूरी पर बनेगा, और बिंदु I पर बनेगा। कहां बनेगा प्यारे बच्चों, बिंदु I पर बने। बोलो ये बात क्लियर है। तो जब दो लेंसों से अपवर्तन होगा तो एक लेंस का प्रतिबिंब प्यारे बच्चों दूसरे के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। देखो पहले का प्रतिबिंब दूसरे के लिए आभासी वस्तु बना, तो यहां पे जो अंतिम प्रतिबिंब है वो कहां बना बेटा, आई पे बना। अगर हम प्यारे बच्चों लेंस समीकरण लगाएं, है ना, देखिए ये दूरी कितनी है सर, u है। अगर हम लेंस के समीकरण से बात करें, लेंस के समीकरण से प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं लेंस के समीकरण से, तो बताइए लेंस का समीकरण है 1/f 1/v माइनस 1/u। बताइए पहले लेंस की फोकस दूरी क्या मान लें, f1, और पहले का प्रतिबिंब कौन था, v डैश, और पहले के लिए वस्तु कौन थी, u थी। इसको समीकरण क्या मान लेना, 1 मान लेना। बोलो बात क्लियर है यहां तक। पहले लेंस की फोकस दूरी f1, पहले का प्रतिबिंब v डैश, पहले के लिए वस्तु u है, u दूरी पे रखी है, ठीक है। अब दूसरे के लिए, है ना, दूसरे लेंस के लिए बात करते हैं, दूसरे लेंस के लिए बात करते हैं प्यारे बच्चों। और जैसे दूसरे लेंस के लिए बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये 1/f2 है ना, और पहले दूसरे का प्रतिबिंब v, और दूसरे के लिए वस्तु क्या बना, ईमानदारी से बताना, दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम कौन किया, सबसे पहले कमेंट आना चाहिए आप लोग का, जल्दी से कमेंट करिए, दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम कौन किया मेरे प्यारे से बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो आपका आंसर होगा सर v डैश। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, सेकंड मान लेंगे। अब करना क्या है प्यारे बच्चों, फर्स्ट और 2 को ऐड कर देना है, समीकरण 1 और 2 को प्यारे बच्चों जोड़ देना। और जैसे ही 1 और 2 को जोड़ेंगे देखिए 1/, इधर आइए ध्यान से, 1/f1 प्लस का 1/f2 1/v माइनस 1/u, यही आएगा। अब इसमें ये वाली वैल्यू जोड़ो, प्लस का 1/v माइनस 1/v डैश। देखिए ये वाला प्लस में ये वाला माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो 1/f1 प्लस 1/f2 ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/f। क्या लिख सकते हैं, 1/v माइनस का 1/u, इसकी जगह प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/f लिख सकते हैं। बोलो बात बराबर, जल्दी से बोलो भाई, क्या बात बराबर है, इसकी जगह हम लोग 1/f लिख सकते हैं। तो यहां से सर 1/f बराबर 1/f1 1/f2 मिलेगा। तो यहां से अगर हम एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, f1 f2 एलसीएम लेंगे तो f1 प्लस प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, f2 मिलेगा। तो यहां से f बराबर सर f1 प्लस f2 अपॉन में f1 f2, यहां से उल्टा हो जाएगा ना, यहां से f बराबर हो जाएगा f1 f2 अपॉन में f1 प्लस f2, ये हमारा
तुल्य फोकस दूरी का सूत्र आ जाएगा। यहां से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, तो लाइक शेयर बना दीजिए भाई जल्दी से फटाफट। बोलिए बात क्लियर है, यस और नो? अगर क्लियर है तो एक थम्स अप करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोलिए एग्जाम में आता है कभी कभी बोल देता है डेरिवेशन करके दिखाइए, तो आपको इस प्रोसेस से सारा काम करना, इस प्रोसेस से पूरा काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है? इस प्रोसेस से आपको पूरा काम करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, इस प्रोसेस से पूरा काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखेंगे कि काबिलियत इतनी बढ़ा लो कि तुम्हें हराने के लिए ना कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े लोगों को। तो मेरी बात आप याद रखेंगे, इतना मेहनत कर डालो ना यार कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश ना करनी पड़े, लोगों को साजिश रचना पड़े। तो इतनी काबिलियत बढ़ाओ। वो होगा कैसे? पढ़ाई के दम पे होगा, ठीक है? चलिए आ जाइए भाई, आगे बात करें। चलो अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, है ना, प्रिज्म की बात करते हैं सर। प्रिज्म आ जाओ, जो आज का अपना टॉपिक था, ये एक टॉपिक रह गया था प्रिज्म, ठीक है? तो प्यारे बच्चों अगर हम प्रिज्म की बात करें तो ध्यान से समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है प्रिज्म, मजा आएगा, है ना? तो प्यारे बच्चों देखिए प्रिज्म है क्या बेसिकली, प्रिज्म की बात करें हम, प्रिज्म, ठीक है? अच्छा, प्रिज्म कितने लोगों ने देखा है, प्रैक्टिकल भी किया होगा? सब ने किया। तो अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है। कितने अपवर्तक पृष्ठ होते हैं प्यारे बच्चों? जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरे हुए समांग पारदर्शी माध्यम को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ ये क्या है प्यारे बच्चों? प्रिज्म। एक मिनट, लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है ना? ये प्रिज्म है ना? तो आपको पता है कि ये ए है, इसको बी नाम दे दें, इसको सी नाम दे देते हैं, ए बी सी। तो प्यारे बच्चों हमारा ये जो ए बी और ए सी है, ए बी और प्यारे बच्चों जो ए सी है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चा अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्यार के साथ पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी। अपवर्तक पृष्ठ क्यों कहते हैं इसको, कोई बता सकता है ना? अपवर्तक पृष्ठ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है, यहाँ पे प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा माध्यम, इसके अंदर दूसरा माध्यम, तो ए बी और ए सी हमारे अपवर्तक पृष्ठ है। ये बाहर से ऐसा दिखता है, बाकी ये है ना, आपने लैब में देखा होगा प्रिज्म, ठीक है? तो प्यारे बच्चों ये हमारा ए बी और ए सी अपवर्तक पृष्ठ। अब बेटा ये जो एंगल दिख रहा है दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच, इसको बोलते हैं सर प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो एंगल ए है, एंगल ए बेटा कहलाता है प्रिज्म कोण। एंगल ए को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। एंगल ए को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्रिज्म कोण। अब मुद्दा ये सर, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हमें पढ़ना है प्यारे बच्चों। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हमें पढ़ना। गौर फरमाइएगा। अब बात यह है कि अगर आपने प्रैक्टिकल 10th में किया होगा, थोड़ा सा याद हो, तो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि आपको प्रिज्म को यार एक A4 साइज के पेपर में रखवा दिया जाता था और पेपर पिन दी जाती थी, याद है? आप क्या करते थे, यहाँ पे कार्डबोर्ड रहता था नीचे, यहाँ पे पेपर पिन लगा लेते थे और इसी पेपर पिन का इमेज इधर से देखते थे, उसी के सीधी में पिन लगा लेते थे। फिर आप पेंसिल से ड्रॉ कर लेते थे, स्केल लेके ऐसा कुछ ड्रॉ करते थे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकल के सामने आता था। बोलो हाँ या ना? ये तो बात थी प्रैक्टिकल की, जो आपने 10th में टीचर आपको कराया होगा। थोड़ा सा माइंड में बनाने का प्रयास किया हमने कि वहां पे हम लोग पेपर पिन से प्रैक्टिकल करते थे। यही काम हम लेजर लाइट से भी कर सकते। अगर आप प्यारे बच्चों लेजर लाइट लीजिए, सिंपल सा मान लो ये कोई प्रिज्म है, मान लो ये है ना, तो आप जब लेजर लाइट को लेंगे यहां से तो ऐसे भेजेंगे, है ना, तो ये लाइट आपको ऐसे निकलती हुई दिखाई देगी। ऐसे बीच में क्या हो रहा है वो तो नहीं दिखेगा, उसको अभी हम समझाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा, वो तो हम समझाएंगे आपको। लेकिन आप देखिए किसी प्रिज्म से आप लेजर लाइट को पास कराइए तो वो कुछ जो रिफ्रैक्शन होता है कुछ ऐसा, इधर से ऐसे भेजते हैं, इधर से ऐसे निकल आता है। हाँ या ना? इतनी बात देखा। अब बात होती सर ऐसा क्यों होता है ना? बोले ऐसा क्यों होता है, तो उसको हम यहाँ पे जानेंगे।
गौर फरमाइएगा। तो आइए समझते हैं प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। जो बात अभी तक हम लोग देख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा पा रहा था, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछेगा। तो एग्जाम में अपवर्तन तो पूछता ही पूछता है, साथ ही बोलेगा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र निकालिए, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और यहां पे प्यारे बच्चों बात करता है साइन ए बाई 2, ऐसा कुछ बोलेगा। इसको प्रूफ भी करिए, और ये प्रूफ कब करेंगे, जब तक प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को नहीं समझ पाएंगे। देख के ही लग रहा होगा सरकार, n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, देख के ही लग रहा होगा, बोलो हाँ या ना, बात क्लियर। तो आइए समझते हैं। मैंने बोला सर एक सबसे पहले प्रिज्म लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं और एक एक चीजों को बारीकी से समझते हैं। मैंने बोला सरकार ये मेरे पास प्रिज्म बनाने जा रहा हूं, है ना, ये प्रिज्म मैंने बना लिया, ठीक है, ये मैंने प्रिज्म बना लिया, ठीक है। चलिए ये मैंने बेटा प्रिज्म बना लिया यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखेंगे कि मैं यहाँ पे अपवर्तन किस प्रकार कराता हूँ। प्यारे बच्चों आपको पता है कि प्रिज्म में अपवर्तन के लिए, आपको अपवर्तन के लिए दो बातें पता, एक विरल से सघन, सघन से विरल। तो आप जल्दी से कमेंट करके मेरे को ये बता सकते हैं कि सर जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुकता है, और जब सघन से विरल में जाता है तो क्या अभिलंब से दूर हटता है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है या सुनो? अगर मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बात क्लियर है तो बता देना। बोले जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है, और विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। बोले क्या इतनी बात सभी मेरे प्यारे बंधुओं को पता है? क्या मेरे लाल बाल गोपाल को इतनी बात पता है? बिल्कुल पता होगी। तो प्यारे बच्चों मान लेते हैं मेरे पास प्रिज्म है ए बी सी, ए बी और ए सी इसके अपवर्तक पृष्ठ। अच्छा बेटा अपवर्तन के लिए सबसे पहले अभिलंब, अभिलंब का मतलब सतह पे लंब। बोलिए तो हमने क्या किया सर, यहाँ पे दो अभिलंब गिरा लेते हैं, सिंपल सी बात। एक हमने अभिलंब n1 मान लिया और एक हमने अभिलंब n2 मान लिया। बोलिए ये हमने अभिलंब खींच लिया n1 और क्या खींच लिया बेटा, n2 खींच लिया। हमने बोला सर यहाँ पे देखिए विरल माध्यम है, इधर कैसा माध्यम है सरकार, विरल, और कांच के अंदर कैसा माध्यम है, सघन, और फिर से बाहर कैसा माध्यम है सरकार, विरल है। बोलिए तो एक बार प्रकाश विरल से सघन में जाएगा, फिर सघन से विरल में जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्या इतनी सी बात बरोबर है? बोलो क्या इतनी बात बराबर है कि सर एक बार प्रकाश विरल से सघन में जाएगा, फिर प्रकाश सघन से विरल में भी आएगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चों को पता है? बिल्कुल पता होगी। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि मान लेते हैं जब प्रकाश विरल से सघन में जा रहा होगा, विरल से कहां जा रहा होगा, सघन में जा रहा होगा, तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होता होगा और कुछ ऐसे निकलता होगा कि नहीं निकलता होगा? बोलो हाँ या ना। ऐसे हमने कल्पना कर ली, क्योंकि भाई बाहर तो वही दिखता है इधर, और जब सघन से विरल में जा रहा होगा तो सर ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोल भाई हाँ या ना, बोल देना, बोलने में कुछ ना लग रहा, इतनी बात क्लियर है। अब इधर से देखने में क्या लगा कि सर प्रकाश तो ऐसे ही गया होगा, इधर से देख के क्या लग रहा है सर प्रकाश कहीं ऐसे आया होगा। बोलो हाँ या ना। इधर से लग रहा ना प्रकाश कहीं ऐसे चला गया, और इधर से देखने में लग रहा है प्रकाश कहीं इधर से आया। तो भैया ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसी को बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। गौर फरमाइएगा, है ना। इसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल। क्या कहते हैं? मिनिमम डेविएशन एंगल। बहुत ही जबरदस्त डेरिवेशन है मिनिमम डेविएशन एंगल। बात क्लियर है प्यारे बच्चों? बात करें अगर तो ये एंगल भी तो पता है जनाब, इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। अभिलंब है आपतित किरण है एंगल आई, अभिलंब है अपवर्तित किरण है एंगल आर, और ये इसी के बराबर आर डैश। अब इसके लिए आपतित किरण, इस पृष्ठ के लिए आपतित किरण है, और निर्गत किरण आई डैश, निर्गत कोण आई डैश, इमर्जेंट एंगल इसको बोलते। अच्छा बताइए ये आई है जनाब, तो ये पूरा तो आई होगा, जाहिर सी बात। ये आई है तो ये पूरा तो आई होगा, ये आई डैश है तो पूरा तो आई डैश होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन मुझे ये वाली सिर्फ एंगल निकालना है तो आई माइनस आर, और ये मेरे को निकालना है तो आई डैश माइनस आर डैश। बोलिए, और एक कोण प्यारे बच्चों ये बन रहा है, इसको थोड़ा सा मिलाओ, ये
तो इस कोड का मैंने नाम रख लिया ई। क्या रखा नाम मैंने? ई। और यहां पे अब मैं नामकरण देने की स्थिति में आ गया हूं, पी क्यू आर और एस। तो इतनी सी कहानी सर प्रिज्म के अंदर होती है, इतनी सी कहानी प्यारे बच्चों प्रिज्म के अंदर होती है, जो आपको सिर्फ दिखती थी 2 लाइनें, इधर से लाइट को भेजते थे, ये निकल आते थे, लेकिन क्यों निकलती थी? इतनी सी कहानी सर अंदर होती है, इतनी सी कहानी सर प्रिज्म के अंदर पाई जाती है। बोलो बात क्लियर है? अब हम बात करें सर, ये तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें कि सर एक त्रिभुज दिख रहा है पी क्यू आर, दिख रहा है पी क्यू आर, सबको दिख रहा है। तो अगर हम यहां पे बात करें सर, तो 2 अंदर के कोड है आई माइनस आर, 2 अंतः कोड है आई डैश माइनस आर डैश, ये दोनों अंदर के कोड है और ये बहिष कोड है। तो आपको प्रॉपर्टी याद होगी कि सर त्रिभुज में 2 अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के क्या होता है? बराबर होता है। बोलिए बात क्लियर? तो हम लिख सकते हैं सर पहले त्रिभुज पी क्यू आर से, यहीं से लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर से हम लिखेंगे यहाँ पे कि सर आई माइनस आर और ये आई डैश माइनस आर डैश इक्वल टू डेल एम, और यहां से आई को एक साथ लिखेंगे आई प्लस आई डैश माइनस कॉमन लेंगे आर प्लस आर डैश इक्वल टू डेल एम लिखेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। बोलिए ये पहली बात यहाँ पे लिखना। अब दूसरी बात प्यारे बच्चों क्या लिखना, देखिए किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, ये प्रॉपर्टी यहाँ लिखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आर प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल्स टू 180, इक्वेशन सेकेंड। और ये देखिए पी ए आर एस चतुर्भुज सम्मुख कोण ए प्लस ई कितना 180, इसको समीकरण क्या मानना है प्यारे बच्चों? 3 मानना। इसको समीकरण क्या मानेंगे प्यारे बच्चों? 3। अगर हम बात करें यहाँ पे ईमानदारी से, अगर ईमानदारी वाली बात होगी तो, अगर ईमानदारी वाली बात होगी तो आप यहाँ पे ध्यान से देख के बताइए मुझे कि क्या सर RHS बराबर है? बोलिए 180 बराबर 180, तो LHS भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ कह सकते हैं सर समीकरण 2 व 3 से, यहाँ पे लिखेंगे साफ साफ समीकरण 2 व 3 से, तो R प्लस आर डैश प्लस ई बराबर ए प्लस ई हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, आर प्लस आर डैश बराबर ए, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। समीकरण क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे। पहले जो अगर हम बात करें मिनिमम डेविएशन में, तो यदि आर डैश बराबर आर है, यदि आर डैश बराबर क्या है प्यारे बच्चों? आर है, ध्यान दीजिएगा, यदि आर डैश बराबर प्यारे बच्चों आर है, तो यहां से देखिए आर प्लस आर बराबर ए है, आर प्लस आर 2r बराबर ए हो जाएगा, आर बराबर प्यारे बच्चों a/2 हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं? आर बराबर प्यारे बच्चों a/2 हो जाएगा। बोलो क्या ये बात क्लियर है? अगर हम बात करें सर पुनः समीकरण 1 से, यहीं पे लिख देता हूं पुनः समीकरण 1 से अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, पुनः समीकरण 1 से, तो यहाँ पे सर आई डैश को मैं आई मानू, है ना, तो आई प्लस आई, आर प्लस आर डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सर? आर प्लस आर डैश की जगह मैं ए पुट करूंगा, ए इक्वल्स टू डेल एम हो जाएगा, 2i माइनस ए इक्वल्स टू डेल एम हो जाएगा, आई 2i इक्वल्स टू ए प्लस डेल एम हो जाएगा, और i इक्वल्स टू प्यारे बच्चों ए प्लस डेल एम अपॉन 2 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो? बोले क्या मेरे को i और r की वैल्यू मिल चुकी है? क्या मेरे पास r भी है? क्या मेरे पास i भी है? तो भैया हम स्नेल के नियम लगाने से बिल्कुल पीछे हटते ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे भैया स्नेल का नियम। क्या लगा देंगे? स्नेल का नियम लगाएंगे। और देखिए जैसे ही हम स्नेल का नियम लगाएंगे, n बराबर है जनाब साइन i अपॉन साइन r हो जाएगा, और n इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2, और यहाँ पे प्यारे बच्चों साइन a/2 क्या हो जाएगा? साइन a/2। ये हमारा सूत्र आ जाएगा, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। मैं साइड में हूं, जल्दी से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना हो कर लो इसके साथ। चलो भाई जल्दी नोट करेंगे, जहां डाउट हो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? जल्दी से बेटा क्वेश्चन बैंक का PDF ऐप से मिलेगा। बिल्कुल बेटा मैं साइड हो जाऊंगा एकदम, ठीक है?
क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ बेटा ऐप से मिलेगा, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए भाई सभी लोग। जल्दी नोट करिए, जल्दी फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा। चलिए, बात क्लियर है, नोट हो गया हो तो थम्स अप कर देंगे सर। अच्छा, कभी कभी यहाँ पे जब आई और आई डैश की कहानी आती है ना, तो वहां पे कभी कभी आपको ग्राफ दे देता है एग्जाम में, है ना, कि इंसिडेंट एंगल और मिनिमम डेविएशन एंगल के बीच आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं, आई निकालते हैं, आई की वैल्यू रखते हैं, जैसे यहाँ से है ना, ये आई का मान रखते हैं, फिर यहाँ पे एन पता होता है जिस पदार्थ का होता है, फिर उसके बाद हम लोग डेल एम का कैलकुलेशन करते हैं ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि ग्राफ किस तरह इसका होगा, है ना, ग्राफ किस तरह इसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे वो जो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे ऐसे तो नहीं पता चलेगा, हमें प्रैक्टिकली ग्राफ बनाते हैं हम लोग मिनिमम डेविएशन एंगल निकालने के लिए। तो लेकिन हम लोग करते क्या है, देखो यहाँ पे आइए थोड़ा सा सिखाने का प्रयास करता हूँ ग्राफ भी। जैसे मैंने बोला कि n इक्वल टू आ गया सर साइन ए प्लस डेल एम अपॉन टू, और ये आया बेटा प्यारो साइन ए बाई टू, बोली ये आया साइन ए बाई टू। तो प्यारे बच्चों अगर ये आया तो जैसे मैंने बोला कि प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है। प्रिज्म जिस पदार्थ का बना उसका अपवर्तनांक 1.5, मान लो कांच का बना। और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यदि ए का मान 60 डिग्री है, किसका मान है, ए का मान 60 डिग्री है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, है ना, ए का मान मेरे पास कितना 60 डिग्री है, तो यहां से मैं डेल एम का कैलकुलेशन करूंगा। क्या करूंगा मैं प्यारे बच्चों, डेल एम का कैलकुलेशन करूंगा, है ना, डेल एम का कैलकुलेशन करूंगा। तो इस तरह जब हम वैल्यू को निकालते हैं, है ना, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से भी आई इक्वल्स टू ई की जब कंडीशन आती है, आई इक्वल्स टू आई डैश की जब कंडीशन आती है, तो जो यहाँ पे ग्राफ जो प्लॉट होता है बेटा ऐसे प्लॉट होता है, ध्यान दीजिएगा। जब प्रैक्टिकली आप जब वैल्यूज की निकालते हैं तो यहाँ पे डेल एम और आई के बीच जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ तो आप याद रखेंगे, थोड़ा सा ऐसा ग्राफ बनता है। और ये जो कंडीशन है ये मिनिमम डेविएशन है ना, ये जो कंडीशन है ये कब आती है, आई इक्वल टू आई डैश की अवस्था, जब आई और आई डैश बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले, है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ एंगल होते हैं, जैसे मान लिया कुछ भी, जैसे ये 45 है, 30 है, 15 है ना, तो ऐसे इधर भी कुछ डेटा होंगे। तो इस तरह के ग्राफ यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए इसको, है ना, जानते रहिए, क्योंकि भाई अगर ग्राफ आ गया तो करना तो पड़ेगा सर, इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं हम लोग, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ भी कुछ है, 30 है, 40 है, 50 है ना, 30 40 50, यहाँ पे मान लो 30 है, 40 है, 45 है, 50, ऐसे कुछ भी डेटा हो सकते हैं। तो ग्राफ ये आई और डेल एम के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट होता है, ठीक है। तो ये बात आप जानते रहिए थोड़ा सा, इसको प्रैक्टिकली ही डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग प्रिज्म के द्वारा, जब, है ना, आई को बदल सकते हैं, एन को बदल सकते हैं, डेल एम को ए को बदल सकते हैं, ठीक है। चलो बात आई समझ में कि नहीं है, यहाँ से भी निकाल सकते, देखो आई इक्वस टू ए प्लस डेल एम अपॉन टू, यहाँ से आई को बदल के आप डेल एम की वैल्यू निकालिए, है ना। जैसे मैंने बोला आई आपका 30 डिग्री है, तो ए प्लस डेल एम अपॉन टू, तो हो जाएगा 30 दूनी 60, है ना, देखो
यहाँ पे 30 दूनी 60 बराबर ए प्लस डेल एम। अल्पतम विचलन की स्थिति में यही सब तो लगेंगे। ठीक है, बोलिए क्या ग्राफ क्लियर है? बहुत ही रेयर केस में आता है एग्जाम में, लेकिन मैंने बता दिया, सिलेबस में है तो जानते हैं। ठीक है, देखिए यदि मान लेते हैं सर, अगला कंडीशन है, यदि प्रिज्म पतला है ना, यदि प्रिज्म पतला है तो बनने वाले कोण भी क्या होंगे? सूक्ष्म होंगे। बोलिए हाँ या ना। मान लेते बहुत ही पतला प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण 24 डिग्री दे दिया क्वेश्चन में, 12 डिग्री दे दिया, 60 डिग्री दे दिया, कुछ ऐसी बात कर रहा है क्वेश्चन में। तो अगर प्रिज्म बहुत पतला है तो सूक्ष्म एंगल होगा, मतलब साइन आई आई की इक्वल हो जाएगा, साइन आर प्यारे बच्चों किसके इक्वल होगा? आर की इक्वल होगा। बोलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें सर, तो n इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला था साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और यहाँ पे प्यारे बच्चों था साइन ए बाई 2। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो बचेगा क्या जनाब? एन प्लस ए प्लस डेल एम बाई 2, और ये बचेगा सर ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एन बराबर ए प्लस डेल एम अपॉन ए। बोलो यही तो बचेगा। तो अब यहाँ से सर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो a प्लस डेल एम बराबर n इंटू ए हो जाएगा, डेल एम बराबर हो जाएगा एन ए माइनस ए। तो यहाँ से a को कॉमन लेंगे, n माइनस 1 इंटू ए बनेगा प्यारे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा डेल एम। क्या हो जाएगा? डेल एम की वैल्यू हो जाएगी। ये तब अप्लाई करेंगे जब प्रिज्म पतला हो। जैसे मैंने बोल दिया कि प्रिज्म कोण 12 डिग्री है, 6 डिग्री है, तो अल्पतम विचलन कोण क्या होगा, है ना। जैसे मैंने बोला कि प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.5 है, प्रिज्म कोण 6 डिग्री है, तो बताइए डेल एम की वैल्यू कितना है? तो 1.5 माइनस 1 इंटू 6 डिग्री आप कर देंगे 0.5 इंटू 6 मतलब 3 डिग्री, है ना। बोले तो ये तब अप्लाई होगा जब प्रिज्म बहुत ही पतला हो। ग्राफ बेटा वो प्रैक्टिकली निकलता है ना। जैसे देखिए पहले क्या होता है, एंगल कम होता है, तो देखिए ये ग्राफ कुछ ऐसा है ना। जैसे देखो पहले इधर पे ये मैक्सिमम है, लेकिन जैसे जैसे अल्प इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है अल्पतम विचलन कम हो रहा है ना। जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा था, आई बराबर ई की कंडीशन ये थी, फिर एक समय के बाद क्या होता है, फिर ये ग्राफ उठने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बोले बात क्लियर है कि नहीं यहां तक? ये बात नोट कर लीजिए भाई पतले प्रिज्म के लिए। भाई अब लॉग नहीं करेंगे तो आपकी यहाँ पे कुछ बच्चे हैं थोड़ा सा वो बड़ा ही है ना, उनका उद्देश्य होता है क्लास को डिस्टर्ब करने जैसा, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कोई जगह नहीं हो पाती है। ठीक है, हाँ तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है जो क्लास को डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से आते हैं, है ना। तो इसलिए वो अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे, परेशान ना होइए। ठीक है, तो उनको आप अपना पढ़ाई पे फोकस करिए, उनके चक्कर में मत पड़िए। उनका काम जो है उन्हें करने दीजिए, आपका काम जो है आप करिए। ठीक है, बाकी हमारा जो काम है हम तो ईमानदारी से कर ही रहे हैं आपके लिए। चलिए बात क्लियर है? बोलिए यहाँ तक बात क्लियर है तो हम आगे बात करें। सर ये दो फार्मूले n इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो इसको इग्नोर मत करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार और। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब बात कर सकते हैं सर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना। प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यहाँ पे प्रिज्म की बात करेंगे तो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की बात हम लोग थोड़ा सा करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे टॉपिक हैं। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, है ना, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। देखिए श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है प्यारे बच्चों, गौर फरमाइए। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, गौर फरमाइएगा। तो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि जब किसी, जैसे अगर आपने प्रैक्टिकल किया है, बहुत से स्कूलों में होता है, बहुत से स्कूलों में तो लैब की व्यवस्था शायद है या नहीं है, वो आप जानते होंगे। ठीक है, लेकिन जब अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो टेंथ का टॉपिक है सर वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि जब आपने देखे, जब आप सनलाइट को हो गया या तो मोबाइल के फ्लैश को हो गया, जब आप किसी प्रिज्म से पास कराते हो, है ना, जब आप किसी प्रिज्म से पास कराते हो
तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों और तरंग दैर्ध्यों में विभक्त हो जाता है, और यही घटना बेटा वर्ण विक्षेपण कहलाती है। मतलब व्हाइट लाइट का अपने अवयवी रंगों में टूट जाना, मतलब विभक्त हो जाने की घटना विक्षेपण कहलाती है सर, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। मतलब ये तो क्लियर है कि जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाए, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो वो अपने अवयवी रंगों में टूट जाएगी। क्या होगा? अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगी, है ना। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए? 7 हो गए सर। और ये जो वर्णक्रम का कोड होता है वो होता है विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर होता है प्यारे बच्चों, विबग्योर होता है। याद रखेंगे, यहाँ पे वर्ड कोड जो होता है प्यारे बच्चों विबग्योर होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब सर यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्या हमसे डिफिनेशन पूछेगा? क्या हमसे डिफिनेशन पूछेगा सर? वर्ण विक्षेपण है क्या? नहीं, ये नहीं पूछेगा। पूछता है 1 नंबर में क्वेश्चन, बताइए किस रंग के लिए विचलन सबसे ज्यादा होता है, किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, ये पूछेगा सर आपसे। ये नहीं पूछेगा कि वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या है, नहीं पूछेगा। ये नहीं पूछेगा सर आपने यहां से व्हाइट लाइट को भेज दिया सर, श्वेत प्रकाश को भेज दिया तो वो 7 रंगों में टूट जाएगा, ये बात बिल्कुल आपसे नहीं कराएगा एग्जाम में। आपसे क्वेश्चन ये एग्जाम में बने हुए हैं कि बताइए किस रंग के लिए विचलन सबसे ज्यादा होता है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन सर एग्जाम में बन सकता है, ये क्वेश्चन सर इस एग्जाम में बन सकता है। बोलिए बात क्लियर है? तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें ध्यान से इस टॉपिक पे, तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि जो विचलन होता है सर वो बैगनी रंग का सबसे ज्यादा होगा, और विचलन जो होगा सर लाल रंग का सबसे कम होता है। और तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा लाल रंग की होती है और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ये बात आप याद रखेंगे। मतलब यहां पे याद रखेंगे डेल वी जो है ग्रेटर देन डेल आर है, लेकिन लैम्डा आर जो है वो ग्रेटर देन लैम्डा वी है। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं सरकार, 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा कि सर लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। बोलिए। अच्छा यहाँ पे और भी पॉइंट बन सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सर लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, वहां पे भी लिख दिया हूं, है ना। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, है ना, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है ना। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और बैगनी की प्यारे बच्चों बैगनी की सबसे कम। अच्छा यहाँ पे एन इनवर्सली लैम्डा भी होता है, अगर आप ऐसे देखें एन इनवर्सली लैम्डा भी होता है, तो जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम उसका अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा। ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर एनवी जो है तो ग्रेटर देन एनआर भी हो सकता है। ये याद रखेंगे कि बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक ज्यादा होता है और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम होता है। ये तो याद रखना ही है। ये 2 पॉइंट भी याद रखने हैं सर, बैगनी के लिए विचलन ज्यादा, लाल के लिए विचलन कम, ये पॉइंट भी याद रखना। सर लैम्डा आर के लिए ज्यादा, बैगनी के लिए कम होता है सर, ये पॉइंट भी याद रखने। और इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है सरकार वो 380 नैनोमीटर से लगभग 800 बीच में मैं लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि हर किताब में अलग अलग डेटा दिया है। किसी में भैया 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर दे दिया है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसी के बीच में होती है। और इसी को बोलते हैं सर, इसी को बोलते हैं दृश्य क्षेत्र। क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों विजिबल रीजन कहते हैं, दृश्य क्षेत्र कहते हैं। बोले बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये बातें, इतनी बातें वर्ण विक्षेपण से सामने निकल के आ रही है जो एग्जाम के लिए, क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। चलिए मेरे बच्चों एक बात याद रखेंगे, हर जीत आपकी है, हर जीत आपकी है। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखना है,
इतना याद रखना, मेरी ये बात कभी मत भूलना कि हर जीत आपकी है, आपको कोई हरा नहीं सकता, बस अपने लक्ष्य को इन निगाहों से हटने मत देना। अगर इन निगाहों से हटी तो है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हर जीत आपकी है, हर जीत। बस मुद्दा क्या है कि इन अपने लक्ष्य को इन निगाहों से मत परे होने देना, कहीं भी हो, लेकिन निगाहें हमेशा लक्ष्य पे टिकी होनी चाहिए, और तब तक नहीं रुकना जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, और उसके बाद भी काम करना है। ठीक है, तो इतना बात रखें, परेशान मत हो, ये तो फिजिक्स है सर, आएगी कैसे नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, कैसे नहीं आएगी सर। एग्जाम का रिकॉर्ड रहा है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इसी क्लास से क्वेश्चन बनेंगे, हर साल की परंपरा। तो इस बार भी टीओसी अपनी परंपरा को तोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, और फिजिक्स में आपको छोड़ेगा नहीं एकदम। एक एक क्वेश्चन फंसाएंगे, एक एक क्वेश्चन फंसाएंगे। चलिए, बात क्लियर है, आ जाओ भाई। चलो, अब कभी कभी सर 2-3 बेसिक डिफिनेशन है, जान लो, यहां से न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। कोणीय विक्षेपण पूछ लेता है ना, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण पूछ लेता है, एंगुलर डिस्पर्शन, है ना, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन इस एक नंबर में। तो सर कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है? किन्हीं दो रंगों के अल्पतम विचलन कोण के अंतर को कहते हैं कोणीय विक्षेपण। जैसे हमको पता है ये सब प्रिज्म है, यहाँ से विक्षेपण हुआ, तो हमें पता है बैगनी का सबसे ज्यादा हुआ, लाल का सबसे कम हुआ। जरूरी नहीं बैगनी और लाल, तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम की बात कर लेते हैं। तो सर थीटा इक्वल टू हो जाएगा डेल वी माइनस डेल आर। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल वी माइनस डेल आर। और थीटा को कहते हैं सर एंगुलर डिस्पर्शन पावर। क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्पर्शन पावर कहते हैं सर। थीटा हमारा क्या है? एंगुलर डिस्पर्शन पावर। थीटा हमारा क्या है प्यारे बच्चों? एंगुलर डिस्पर्शन पावर। ठीक है, थीटा हमारा क्या है? एंगुलर डिस्पर्शन पावर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, है ना, अपवर्तनांक के पदों में बात करते हैं। अगर हम प्यारे बच्चों इसको अपवर्तनांक के पदों में लिखें, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड यहाँ से भी हो सकती है। अपवर्तनांक के पदों में प्यारे बच्चों बताइए, डेल एम बराबर क्या बनाए थे? n माइनस वन इंटू ए। तो यहाँ से डेल वी क्या बना सकते हो? एन वी माइनस वन इंटू ए। यहाँ से डेल आर क्या बना सकते हो? एन आर माइनस वन इंटू ए। बोली एन आर माइनस वन इंटू ए बना सकते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पे रख दीजिए सरकार, यहाँ जैसे रखेंगे थीटा बराबर एन वी माइनस वन इंटू ए, और यहाँ पे एन आर माइनस वन इंटू ए। सॉल्व करेंगे सर, और ये हो जाएगा एन आर ए प्लस का ए से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ए कॉमन हो जाएगा, एन वी माइनस एन आर। बोलिए भाई, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एन वी माइनस एन आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लेंगे भाई फटाफट, है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे, अपवर्तनांक के पदों में क्वेश्चन आता है भाई। सेशन को लाइक शेयर करते रहेंगे सभी लोग, ठीक है। थीटा बराबर है एन वी माइनस एन आर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। तो ये फॉर्मूला छोटे छोटे हैं, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आगे। आ जाइए भाई, आगे बात करते हैं सर वर्ण विक्षेपण क्षमता, है ना, वर्ण विक्षेपण क्षमता। सर वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है इसको देख लो। इसको बेटा ओमेगा से डिनोट करते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्यमान रंग के विचलन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं सर? वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, इसको लिख सकते हैं सर डेल वी माइनस डेल आर अपॉन में डेल वाई, है ना। इसको लिख सकते हैं डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। तो इसको अपवर्तनांक के पदों में लिखेंगे तो ये हो जाएगा सर एन वी माइनस एन आर इंटू में ए आया ही था। इसको लिखेंगे सर एन वाई माइनस वन इंटू में ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा इक्वस टू आ जाएगा सर एन वी माइनस एन आर, और ये एन वाई माइनस वन हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसको बोलेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों किन्हीं दो रंगों के लिए दिया है, जैसे मान लो कि बैगनी और लाल की केवल जानकारी दे रही है, बैगनी और लाल के लिए दिया है, तो सर एन वाई निकालने के लिए डायरेक्ट नहीं दिया, तो आप दोनों का औसत निकाल लेंगे एन वी प्लस एन आर अपॉन टू। किन्हीं दो रंग का दिया रहेगा, तीसरे का मध्यमान निकालना है, तो आप दोनों का औसत निकाल के सर कर सकते हैं।
दोनों का एवरेज निकालिए और आंसर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो बोलिए। दोनों का औसत निकालिए और आ जाएगा आंसर हमारा एन वाई इक्वल्स टू एन वी प्लस एन आर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। चलिए भाई जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए बात क्लियर है, यस और नो जल्दी बताइए भाई। कृति शुक्ला बेटा वेब ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स पूरा हो जाने दो आज, है ना, इतना जल्दी भी क्या है, बोलिए भैया, इतना भी क्या जल्दी है। बोलिए इतना भी जल्दी क्या है। नोट हो गया, हम सब कर दो एक बार, इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का भाई। नोट हुआ कि नहीं हुआ? चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे बात करते हैं। चल अब बात करते हैं सर प्रकाश का प्रकीर्णन, छोटा सा टॉपिक है, पूछ लेता है कभी कभी, है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन वैसे पूछता नहीं है ना, इस बार तो संभावना नहीं है आने की, लेकिन एनसीईआरटी ने दिया है तो पढ़ना पड़ेगा, क्या पता पूछ ले। बहुत रेयर केस में कारण बताओ में आ जाता है कभी कि बताओ आकाश नीला किस कारण दिखाई देता है ना, तो ऐसा पूछ सकता है कभी कभी, तो उसके लिए पढ़ लेंगे। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, इग्नोर नहीं कर सकते हर छोटी चीज को, है ना। चलिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है सर, प्रकाश को जब किसी ऐसे माध्यम में आपतित कराया जाता है जैसे जहाँ पे एटमॉस्फेयर हो गया, जहाँ पे धूल के कण हो गए, है ना, डस्ट पार्टिकल वगैरह है, तो जब प्रकाश कोई ऐसे माध्यम पर आपतित होता है जिनका आणविक आकार जो होता है, जो कण है वहां पे जिनका जो आणविक आकार होता है सर प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होता है ना, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होता है, तो जो आपतित प्रकाश है वो सभी संभव दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है। मतलब प्रकीर्णन का मतलब फैल जाता है। जैसे मान लिया कि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है मान लेते हैं, ये हमने बोला यहाँ से जो प्रकाश जा रहा है तो किसी ऐसे माध्यम में जा रहा है जहां पे इनका जो आणविक आकार है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का है, ऐसा लिख सकते हैं। इनका जो आणविक आकार है, इनका जो आणविक आकार है प्यारे बच्चों वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का है ना, इनका जो आणविक आकार है वो तरंगदैर्घ्य के कोटि का है, तरंगदैर्घ्य के कोटि का है ना। और जब इनका आणविक आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कोटि का होगा तो आपतित प्रकाश सभी संभव दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है, और यह घटना बेटा कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन। यह घटना प्यारे बच्चों कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन। इससे संबंधित विज्ञान है ना, वैज्ञानिक रैले थे, है ना, रैले ने एक नियम भी दिया था, रैले का नियम के नाम से हम लोग जानते हैं। वैज्ञानिक रैले ने नियम क्या बनाया था प्यारे बच्चों, कि प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है ना, वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो नियम कहता था वो कहता था सर प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, है ना, प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है प्यारे बच्चों, है ना, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के, तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के प्यारे बच्चों, तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है प्यारे बच्चों। कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बात याद रखेंगे, रेले का नियम किससे, और ये हमारा आई क्या है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन देखिए, तरंगदैर्घ्य जितनी ज्यादा होगी, है ना, जितनी ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगी प्रकीर्णन प्यारे बच्चों उतना ही कम होगा।
प्रकीर्णन प्यारे बच्चों उतना ही कम होगा। ये बात आपको याद रखना है कि तरंग दैर्ध्य जितना ज्यादा प्रकीर्णन उतना कम। आपको पता है कि यही कारण है कि जो सिग्नल वगैरह बनाए जाते हैं वो लाल रंगों से बनाए जाते हैं। याद रखेंगे, जो सिग्नल वगैरह प्यारे बच्चों बनाए जाते हैं वो लाल रंग से बनाए जाते हैं। इसका कारण क्या है कि सर तीर लैम्डा जितना ज्यादा होगा प्रकीर्णन उतना कम होगा। नहीं तो लाल रंग फैल जाता तो दूर तक फोकसित नहीं हो पाता। बोलो हाँ या ना, बोल, मतलब दूर तक दिखाई नहीं देता। जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, है ना, तरंग दैर्ध्य कम होती है तो प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है, इस कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। और ये सब क्या है प्यारे बच्चों, कारण है कुछ, इनको आप जान के रखेंगे, है ना। नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, ठीक है, और यही कारण है कि जो आकाश हमें नीला नीला दिखाई देता है ना। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। इसका कारण क्या है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य है वो पृथ्वी से अधिक दूरी पर होता है, अतः सभी रंगों का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, लेकिन लाल रंग का नहीं होता है, क्योंकि लाल रंग पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है ना। तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने का मतलब क्या है, वो अधिक दूरी तय करेगा। और प्रकीर्णन तो सभी का होता है, लेकिन केवल लाल रंग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो अधिक दूरी तय करेगा। इसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, तो लाल रंग ही जो है ना, 3-4 कारण, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। कारण क्या है कि उस टाइम सूर्य बहुत दूर होता है ना, पृथ्वी से। तो सिंपल सी बात है कि जिसकी तरह होता प्रकीर्णन सबका है, लेकिन केवल लाल रंग ही पृथ्वी तक पहुंचता है। कारण क्या, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने के कारण वो अधिक दूरी तय कर लेता है। बोलो बात बरोबर, बात क्लियर है, यस और नो। तो क्या प्रकाश के प्रकीर्णन में किसी बच्चों को मेरे दिक्कत है? सिंपल सी बात है। देखिए यहां से सर कहानी को स्टार्ट हुई, मैं दिखाता हूँ, प्रिज्म है ना, प्रिज्म की बात मैं करता हूँ, प्रिज्म की बात मैं करता हूँ। यहां से कहानी सर शुरू हुई, प्रिज्म की कहानी सर यहाँ से शुरू हुई। तो प्रिज्म में हम लोगों ने सबसे पहले प्रिज्म द्वारा है ना, प्रिज्म को जाना क्या होता है, फिर प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र जाना, फिर थोड़ा सा ग्राफ देगा कि सर इस तरह का ग्राफ कहीं देखने को मिले तो समझ जाना कि ये ग्राफ डेटा पे बनते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल करके इनको बनाया जाता है। फिर इसके बाद हमने देखा प्रिज्म पतला है तो कंडीशन बनाई, फॉर्मूला बनाया यहाँ पे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझा। वर्ण विक्षेपण में हम लोगों ने ढेर सारे पॉइंट जाना कि भाई अपवर्त है ना, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, बैगनी का सबसे कम, विचलन सबसे ज्यादा, विचलन सबसे कम, ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे जाना। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोगों ने कोणीय वर्ण विक्षेपण जाना, फिर वर्ण विक्षेपण क्षमता, फिर ये प्रकाश का प्रकीर्णन। बोलो बात बरोबर, बोले जल्दी बताएंगे, यस और नो, क्लियर है, यस और नो, क्लियर है तो है ना, जोरदार तरीके से आना चाहिए, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला प्रकाशिक यंत्र, अब स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाशिक यंत्र। 1 घंटे की क्लास और, 1 घंटे की क्लास और अब स्टार्ट होने वाला है प्यारे बच्चों प्रकाशिक यंत्र, ठीक है। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो है ना, अभी तो सफर का इरादा हुआ है ना, अभी तो है ना, अब तो उड़ान बाकी है, अभी तो पूरी उड़ान बाकी है ना, क्योंकि अभी पूरा आसमान बाकी है। चलो भाई आ जाओ देखते हैं, बहुत बढ़िया। आर यू एंजॉइंग द क्लास? बोले कोई समस्या यहाँ तक? बहुत बढ़िया सर, कोई समस्या नहीं। चलिए अब बात करते हैं सर, यहाँ पे प्रकाशिक यंत्र की बात करेंगे सर। यहाँ पे हम प्रकाशिक यंत्र करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन रख लो, यहाँ से एक क्वेश्चन पिटारे से आज निकाल दूंगा, रख लेना, वही पेपर में छप के आएगा, कोई एक। जरूरी है लॉन्ग में भी आ सकता है, 3 नंबर में जहां तक चांसेस होते हैं इसके, 3 नंबर में क्वेश्चन बनने के, है ना, जहां तक इसकी संभावना होती सरकार, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। प्रकाशिक यंत्र में 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे सर। यहाँ पे प्रकाशिक यंत्र जैसे हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, गौर फरमाइएगा। जैसे सबसे पहले तो हम लोग बेटा स्टार्ट करने से पहले दर्शन कोण को थोड़ा सा समझेंगे, दर्शन कोण समझेंगे सर। दर्शन कोण क्या होता है, पहले वो जो दर्शन कोण क्या है
वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, जैसे मैंने बोला सर वस्तुओं का छोटा या बड़ा दिखाई देना हमारे आंख पर वस्तु द्वारा बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। जैसे मैंने बोला कि सर एक ये टावर है, इस टावर को आप यहीं पे खड़े होके देखिए तो आप कहोगे सर ये टावर बहुत बड़ा बन रहा है, बिल्कुल सही बात। हमने बोला सर इसी टावर को आप दूर से खड़े होके देखिए, आप कहेंगे सर टावर छोटा दिख रहा है, बोलिए हाँ है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बड़ा और छोटा हो रहा है। तो दर्शन कोण है क्या सर? विजुअल एंगल है क्या? कि वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण क्या कहलाता है बेटा? दर्शन कोण कहलाता है। बोलो बात क्लियर है? अब दर्शन कोण बनाने के दो तरीके हैं सर, है ना। दर्शन कोण बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है प्यारे बच्चों कि बिना किसी यंत्र के, है ना, बिना किसी यंत्र के, और एक है प्यारे बच्चों यंत्र के प्रयोग में, है ना, यंत्र के प्रयोग से, यंत्र के प्रयोग से। ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे। हमने बोला एक है तरीका अनएडेड आई का प्यारे बच्चों, एक है तरीका अनएडेड आई का प्यारे बच्चों, और एक है तरीका प्यारे बच्चों एडेड आई का, है ना। एक तरीका है एडेड आई का, ध्यान देंगे। अनएडेड आई का मतलब होता है सर जैसे नॉर्मल हम लोगों ने अपनी नेग्लेक्ट आंख से देखा, ऐसे नॉर्मल, जैसे ये वस्तु है इसको मैंने देख लिया तो ये अल्फा बनेंगे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे जो दर्शन कोण बनेगा दैट इज कॉल्ड अल्फा। फिर इसके बाद मैंने इसी को एक लेंस लगा लिया, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लिया मान लो, तो वहां पे जो बन रहा है सर वो बनेगा बीटा। याद रखेंगे बीटा। तो क्यों? क्योंकि मेरे को हर क्वेश्चन में बोलेगा सर प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो मैं उसको डिफाइन करने चल रहा हूं सर, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। क्योंकि मेरे को हर बार डेरिवेशन में यही निकालना होगा प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होती है प्यारे बच्चों, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें सर प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, तो इसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, दिस इज बीटा बाई अल्फा। ये क्या है? बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या है? ये हमारा जो एंगल बन रहा है वो एडेड आई का एंगल है यंत्र द्वारा, और ये जो हमारा अल्फा बन रहा था वो अनएडेड आई का बन रहा था, और इसी का अनुपात क्या कहलाता है सर? प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। यदि एंगल सूक्ष्म है तो यहां से m इक्वल्स टू लिख सकते हैं tan बीटा अपॉन tan अल्फा। क्या लिख सकते हैं बेटा? m इक्वल्स टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। याद रखेंगे हर कहानी में अंत यहीं पे होगा, m इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा पे होगा। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम वस्तु को नॉर्मल आंख से देखेंगे तो वो जो बनाएगा वो अल्फा बनाएगा, बोलो, और फिर हम लोग यंत्र के द्वारा देखेंगे, लेंस के द्वारा देखेंगे तो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? बीटा बनेगा। इतनी सी कॉन्सेप्ट समझना है, विजुअल एंगल का पूरा खेल है यहाँ पे। m इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा निकालना है, फिर बीटा और अल्फा का यहाँ पे पूरा खेल है। अब बात करें सर यहाँ पे हमें पढ़ना कौन कौन से टॉपिक है। सर सबसे पहले हम आपको सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाने चल रहे हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या पता सिलेबस में इससे क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन सर इसको सीखे बिना मैं आपको दूसरी बात नहीं सिखा पाऊंगा। सबसे पहले बेसिक टॉपिक ये है, क्यों? क्योंकि इसको मैं सिखाए बिना सर दूसरी बात, है ना, इसको मैं सिखाए बिना सर दूसरी बात आपको नहीं सिखा पाऊंगा, है ना। इसको बोलते हैं सर सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा कितने बच्चों ने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा है? हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड, है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप कितने बच्चों ने देखा? देखा सब है। आधे बच्चे नाम नहीं जानते होंगे सर, इसका नाम सिंपल माइक्रोस्कोप है। बोले सिंपल माइक्रोस्कोप कितने लोगों ने देखा? सर ऐसे हाथ ऊपर करेंगे, जबरदस्त तरीके से सर, जबरदस्त तरीके से, है ना। अच्छा सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है बता सकते हो? भाई सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता था ज्योमेट्री बॉक्स में यार, एक साधारण उत्तल लेंस, याद है? एक साधारण उत्तल लेंस, उसी को तो कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं सर, उसी को कहते हैं, और किसी को नहीं कहते, उसी को कहते हैं सर, वही है, और कोई अलग से थोड़ी बना, उसी का नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप, उसी को कहते हैं सर, उसी को कहते हैं। बात करें सर सिंपल माइक्रोस्कोप एक साधारण सा उत्तल लेंस, उसका काम क्या है?
उसका काम था छोटी वस्तुओं के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के काम आता है, जैसा कि, है ना, जैसा कि आप उसका यूज लैब में ज्यादा करते थे। जैसे जब रीडिंग वगैरह लेते हैं वर्नियर वगैरह से, तो ये लाइनें छोटी छोटी दिखती हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास रख लेते हैं तो ये लाइनें बड़ी दिखने लगती है। बोलो, मैग्नीफाइंग ग्लास है ना रखने से। और ये कब बड़ा दिखेगा? जब वस्तु को इसके प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए। ये भी बात गौर फरमाने वाली बात कि जब वस्तु को इसके प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तभी ऐसा होता है। गौर फरमाएंगे? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर हमने लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखा होगा, तो जब वस्तु को उसके प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखते थे तो सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता था, और वस्तु की ओर ही बनता था। बोलो, बात क्लियर है? तो इसी के लिए हमें सर कैलकुलेशन करना है, इसी को सर समझना है। सिंपल सी बात, सबसे पहली बात तो हमें ये जानना है। देखिए, हम यहाँ इसको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं, 3 बातें आपको लिखने को आती है। सर ये है क्या, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और आवर्धन क्षमता कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही बात आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहले जो बात करेंगे, अगर सिंपल सी बात है, मान लेते हैं यहाँ पे एक मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा। जैसे मैंने बोला सर ये एक साधारण उत्तल लेंस होता है ना। ये क्या होता है सर? साधारण उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस है। इसका काम क्या होता है? छोटी वस्तुओं के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए, है ना, आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए। कब आवर्धित बनेगा? जब लेंस को उसके सी तथा एफ के मध्य रखा जाता है। सी तथा एफ के मध्य रखा जाता है तो कैसा बनता है? सीधा बनता है सर, आभासी बनता है सर, सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है ना, सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। ये बात आपको लिखना, ये बात आपको लिखना। फिर सर कैलकुलेशन करना है सर, रे डायग्राम बनाना है, प्रतिबिंब का बनना समझाना है सर, प्रतिबिंब का बनना समझाना है सर। इमेज फॉर्मेशन जो मेन मुद्दा है सर, इमेज फॉर्मेशन। हमने क्या बोला सर? आवर्धन क्षमता कैलकुलेट करनी है तो जनाब 2 बातें चाहिए, अल्फा और बीटा। हमने बोला सर मान लेते अपने पास कोई ये वस्तु है, कोई वस्तु है ना, और यहां से आपने अपनी नॉर्मल आंख से देखा इसको, नॉर्मल आंख से देखा है ना, देख, है ना, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, देख लिया नॉर्मल आंख से। और जब नॉर्मल आंख से देखा जनाब, तो वस्तु ने आंख पर बनाया कोड, बनाया, बिल्कुल बनाया हुआ है ना, शर्माने की जरूरत नहीं है भाई, एक समय आएगा, है ना। चलिए, अल्फा बन गया जनाब, और ये कहाँ बनता है सर? इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है कि नहीं बनता? बोलो, नॉर्मल आंख की बात है सर, डी पे बनेगा। अब बात है सर, इसी वस्तु को मेरे को लेंस से देखना है जनाब, इसी वस्तु को मेरे को लेंस से देखना है, तो मैं इस वस्तु को, मेरा पुराना लेक्चर नहीं है भैया, नया लाइव चल रहा है भैया। पुराना लेक्चर तुम्हें कहाँ से लग रहा है? पुराना लेक्चर, पुराना लेक्चर बेटा प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगा, है ना। देखिए, अब इसी वस्तु को सर मेरे को, ये वस्तु पी क्यू थी, इसी वस्तु को मेरे को लेंस से देखना है सर, गौर फरमाइएगा। इसी वस्तु को मेरे को लेंस से देखना है, तो मैंने लेंस लगा लिया है ना, ये मैंने लेंस रखा, और ये सर मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। हमने बोला जनाब यहाँ पे मुख्य अक्ष पे, मुख्य अक्ष के में सी और एफ के बीच में एक वस्तु रखी है, सी और एफ के बीच में एक वस्तु रखी है, तो वस्तु से प्रकाश किरणें चलेगी, अपवर्तन होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा, प्रकाशीय केंद्र से चलेगी। तो यहाँ पे सर इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे सर, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे, तो यहीं पे सर पी डैश क्यू डैश बनेगा, ये पी क्यू वस्तु का प्रतिबिंब, और दैट इज कॉल्ड बीटा। ये क्या है सर? बीटा। और ये यू ई, इसको क्या बोलेंगे? यू ई बोलेंगे, यू ई। बात क्लियर? तो सर मेरे को आवर्धन निकालना था सर, मेरे को आवर्धन क्षमता कैलकुलेट करनी मेरे को, तो सर मेरे को आवर्धन क्षमता निकालनी है जनाब। तो मेरे को जब आवर्धन क्षमता निकालनी है, तो मेरे को पता है सर m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा में निकालूंगा, और tan बीटा जनाब यहीं से मैं निकाल लूंगा इस वाले डायग्राम से। देखिए, tan बीटा मतलब लंब बटे आधार, तो मतलब यहां से मैं लिख सकता हूँ सर पी की अपॉन माइनस का यू ही लेफ्ट साइड, है ना। यहाँ पे सर tan अल्फा की सर बात में करूंगा सर पी क्यू अपॉन माइनस का डी होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ, है ना, चिन्ह प्रपाटी के साथ। और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे जनाब, तो m इक्वल टू पी क्यू अपॉन माइनस का डी, सॉरी माइनस का यू ई, और पी क्यू अपॉन माइनस का डी, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, m इक्वल टू प्यारे बच्चों डी बाई यू ई।
ये सर साधारण आ गया आवर्धन क्षमता m इक्वल्स टू डी बाई यू। और जनाब आपको अब यहाँ पे दो कंडीशन पूछेगा, दो कंडीशन एग्जाम में पूछता है, दो कंडीशन कि जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, जब फाइनल इमेज डी पर बन जाए, याद रखना v इक्वल टू माइनस डी और u इक्वल्स टू माइनस का ui और f इक्वल्स टू एफ। जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनने की बात कर रहा है तो ये बातें आपको याद रखनी है सर। जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, डी पर बने। तो प्यारे बच्चों जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनेगा तो आ जाओ लेंस समीकरण से 1/f 1/v माइनस 1/u देखते हैं। तो यहां से सर 1/f 1/ माइनस डी, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और दोनों साइड सर डी से मल्टीप्लाई करा देता हूं तो सर डी बाई यू माइनस 1 इक्वल्स टू 1/f है ना सर। ये माइनस उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा जनाब, डी बाई यू इक्वल्स टू 1 प्लस है ना, ये डी बाई डी 1 हो गया, डी बाई यू इक्वल टू डी बाई एफ 1 प्लस डी बाई एफ सर। तो यहाँ पे मैं m इक्वल्स टू लिख सकता हूं सर 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये आवर्धन कब लगेगा, जब सर अंतिम प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, डी पर बनेगा सर। ये आवर्धन कब लगेगा, जब अंतिम प्रतिबिंब प्यारे बच्चों डी पर बने सर। कहां बने, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने। अच्छा जब अंतिम प्रतिबिंब इनफाइनाइट पे बने, ऐसा भी है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। भैया जब अनंत पर बनेगा जाहिर सी बात है वस्तु को फोकस पे होना पड़ेगा, वस्तु को फोकस में होना पड़ेगा। तो m इक्वल टू डी अपॉन जनाब एफ ही लिख देना, यहीं से काम बन जाएगा। ज्यादा यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सर यही है। tan बीटा tan अल्फा यहाँ पे निकालना आ गया तो इसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आप उड़ा देंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। स्क्रीनशॉट ले लो, प्यार से देख लो जल्दी से, फिर मैं पानी पी के और जल्दी से, कोई कहीं जाएगा नहीं, फटाफट सेशन को शेयर करिए। जैसे आप स्क्रीनशॉट लोगे वैसे मैं आपके सामने आऊंगा, जल्दी से फटाफट भाई। चलो भैया हो गया, आ जाओ भैया वापिस सभी लोग, आ जाओ भैया। हम तो वापस आ चुके हैं, आप भी वापस आ जाइए भैया। सब आएंगे, टॉपर भी लाइव आएंगे, टॉपर्स के टीचर तो लाइव हैं ही, ठीक है, तो परेशान ना होइए है ना, सब लाइव आएंगे, सब लोग लाइव आएंगे। पता है यहाँ तक बात बराबर है। चलो भैया हम आ गए है ना, मनीषा जल्दी आ गए भाई। चलिए तो फटाफट शुरू की जाए कहानी सर अब। चलो चलो भाई आ जाओ। अब बात करते हैं सर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, प्यार से समझेंगे सर, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से है ना। आप भी फ्री हैं, हम भी फ्री हैं, तो जल्दीबाजी कोई नहीं है ना। ठंड का मजा लेते हुए पढ़ते हैं सर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी
इसको सर कहते हैं सरकार कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं सर इसको, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, है ना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या, बेसिकली समझिएगा, आप लोगों ने इसको लैब में बहुत यूज किया होगा, बायो वाले बच्चे भी, है ना। भैया भूख लगा है खाते रहिए, है ना, भूख लगा है खाते रहिए, थोड़ा बहुत चाय पानी मंगा लो, है ना, नहीं इतना भूख नहीं लगी सर, है ना, हम लोग को भी भूख लगती है, भूख लगी तो खाते रहिए भाई, पढ़ते रहिए, ठंडी का मजा है ना, हम है ना, बढ़िया गरम गरम आलू मटर और साथ में गुड़, उसका अलग मजा है सर, है ना। तो चलिए आइए प्यारे जो बात करें सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या कितने बच्चों ने देखा, सबसे पहले मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि सर आपने देखा है कि नहीं देखा इसको, सबने देखा, लैब में यूज करते हो सर, है ना, लैब में यूज करते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऐसा रखा होता है, ऐसा बना होता है ना, लेकिन हमें ये नहीं बनाना, हमें सर प्रतिबिंब का बनना समझना। सर कंपाउंड का मतलब यहाँ पे सिंगल लेंस से यूज काम नहीं होने वाला, सिंगल लेंस की जगह डबल लेंस यूज करते हैं क्योंकि है ना, एक दूसरे के आवर्धन को बढ़ाते हैं, सिंपल सी बात। सर यहाँ पे हम लोग दो लेंस यूज करने वाले, सर एक लेंस का नाम होगा अवदिश्यक, एक का नाम होगा नेत्रिका। सबसे पहले तो ये समझना है, एक का नाम होगा प्यारे बच्चों अवदिश्यक, अवदिश्यक लेंस, और दूसरे को है ना, दूसरे का नाम होगा सर नेत्रिका लेंस। गौर फरमाइएगा, सबसे पहली बात तो मेरे को यह समझाना है आपको सर, ये अवदिश्यक और नेत्रिका होता क्या सर, इसको समझना है ना, अवदिश्यक लेंस क्या, नेत्रिका लेंस क्या, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो ऐसे समझ में आएगा झट से। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें सर अवदिश्यक का मतलब ऐसा लेंस जो वस्तु की ओर होगा उसको बोलते हैं अवदिश्यक, दोनों ही उत्तल लेंस है, जरूरी नहीं, ये छोटे द्वारक कम फोकस दूरी का, ये बड़े द्वारक ज्यादा फोकस दूरी का, अंतर से इतना। तो अवदिश्यक का मतलब है ना, ये यहाँ पे होगा छोटे द्वारक, है ना, छोटे द्वारक कम फोकस दूरी का, छोटे द्वारक कम फोकस दूरी का, और नेत्रिका होगा भैया बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी का, बड़े द्वारक या अधिक फोकस दूरी का। काफी बार क्वेश्चन यही से आ गया, जहां पे मैं लिखा हूं ना, काफी बार क्वेश्चन मेरे यहीं से आ गया बेटा, यहीं से क्वेश्चन आ गया मेरे। चलिए भाई नोट कर लीजिएगा जल्दी से। चलिए भाई, है ना, आ जाओ। हमने क्या बोला कि यहाँ दो लेंस यूज होंगे, यहीं से एक क्वेश्चन बना है एग्जाम में, अनसॉल्व उठा के देखना, पर है ना क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा वहां देख लेना कि छोटे द्वारक कम फोकस दूरी का, बड़े द्वारक अधिक फोकस दूरी का, ये दो लेंस यूज होंगे। अवदिश्य का मतलब सर ऐसा लेंस जो वस्तु की तरफ होगा, नेत्रिका का मतलब जो ऐसा लेंस जो नेत्र की तरफ होगा, जहां से हम देखेंगे वो आपका नेत्रिका होगा, जो वस्तु की तरफ होगा सर वो अवदिश्यक होगा। अब बात है सर ये तो ठीक है, ये तो समझ गया, सर इसके द्वारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, सर ये तो हमें जानना पड़ेगा। सर इसके द्वारा जो फाइनल इमेज है, गौर फरमाइएगा, यहां पे सर दो होंगे, दो होंगे, यहां पे सर दो तरीके के प्रतिबिंब बनेंगे सर, है ना, यहां पे दो तरीके के प्रतिबिंब बनेंगे, कैसे, है ना, यहां पे सर दो तरीके के प्रतिबिंब बनेंगे, कैसे, एक तो अवदिश्यक के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, और एक नेत्रिका के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है। गौर फरमाइए, हमने बोला सर यहाँ पे जो अवदिश्यक के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक उल्टा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आवर्धित होगा, है ना, और लेकिन जो ये अवदिश्यक का प्रतिबिंब होगा नेत्रिका के लिए सर वस्तु का काम करता है। तो ये जो फाइनल इमेज बनने वाला सरकार वो उल्टा और आभासी बनता है, इन्वर्टेड और वर्चुअल बनता है, मैग्नीफाइड तो होगा लेकिन इन्वर्टेड और वर्चुअल बनता है सर, जो फाइनल इमेज होता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वो रियल और, एक मिनट, चलिए भाई, है ना, आज ये देखते आगे।
चलो अब इसके लिए सर वही समझना है, फिर से हमने ये बता दिया कि सर बना कैसा होता है। और ये सर ये दोनों लेंस एक बेलनाकार नली में दंड चक्र व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। दंड चक्र व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक बेलनाकार नली है, एक लेंस यहाँ लगे, इनको आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। दंड चक्र व्यवस्था बोला आगे पीछे इनको ऐसे खिसकाया जा सकता है फोकस दूरी परिवर्तित करने के लिए इसका, ठीक है। तो अगर हम बात करें सर यहाँ पे वही कहानी, सर प्रतिबिंब का बनना समझाइए, है ना। अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, आवर्धन क्षमता के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हमने क्या बोला कि पहले का जो प्रतिबिंब होगा वो दूसरे के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है। और दूसरे का जो प्रतिबिंब होगा, है ना, मतलब पहले का प्रतिबिंब दूसरे के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो अवदिश्यक होगा, है ना, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे सर, आइए यहाँ पे सबसे पहले तो हमने बोला अल्फा बनाने का प्रयास करते सर। ये वस्तु है, इसको नॉर्मल आंख से देखना है, फिर से वही गाना बजा, टुकुर टुकुर देखते हो क्या चेहरा तेरा, है ना। ये चेहरा इसका देखा और ये बना सरकार अल्फा। क्या बना, अल्फा बना। और कितनी दूरी पे बना, डी दूरी पे बना। बोली इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसी वस्तु को, इसी पी क्यू वस्तु को सरकार किससे देखना है, सूक्ष्मदर्शी से देखना। हमने क्या बोला सर, सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस की जरूरत होगी और दो लेंस, एक होगा सर अवदिश्यक जो कि छोटा होता है ना, और नेत्रिका लेंस जो कि बड़ा होता है, ऐसा कुछ। हमने बोला सर यहां पे सी और एफ के बीच वस्तु होगी, वस्तु से प्रकाश किरणें चलेगी, अपवर्तन होगा, यहां से चलेगी, जहां पे सर कट करेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा पी डैश क्यू डैश। ये पी क्यू वस्तु है और ये पी डैश क्यू डैश प्रतिबिंब है ना। अब ये जो पी डैश क्यू डैश प्रतिबिंब है सर, इसके लिए आभासी वस्तु का काम करेगा सर। तो ऐसे फिर से वही कहानी जनाब, फिर से वही कहानी जनाब। तो इसको जब हम पीछे मिलाते हैं, पीछे जब मिलाते हैं ऐसे, जब हम इसको पीछे मिलाते हैं ऐसे, जब हम इसको पीछे मिलाते हैं ऐसे, तो यहीं पे सर आवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब पी डबल डैश क्यू डबल डैश बनता है। पी डबल डैश और क्यू डबल डैश बनता है। तो सर ये अवदिश्यक लेंस है ओ, ये नेत्रिका लेंस है ई। ध्यान दीजिएगा, ये अवदिश्यक के लिए वस्तु है तो इसका नाम मैं रखूंगा यू नॉट। क्या रखूंगा, यू नॉट। ये अवदिश्यक का प्रतिबिंब है तो इसका नाम मैं रखूंगा वी नॉट। ये नेत्रिका के लिए वस्तु बना तो इसका नाम मैं रखूंगा यू ई। क्या रखूंगा, नाम इसका यू ई रखूंगा। बात आई कि नहीं आई समझ में। तो प्यारे बच्चों बात करें सर, अल्फा तो दिख रहा है सर, अल्फा दिख रहा है तो बीटा मतलब यंत्र द्वारा, तो सर क्या ये वाला एंगल बीटा होगा, फाइनल इमेज के थ्रू जो एंगल बनेगा बीटा, बोलिए यंत्र द्वारा। अब बात है सर अल्फा और बीटा निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है सर, अल्फा बीटा निकालना है। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे तो m इक्वल्स टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो यहाँ पे सर tan बीटा क्या कहां से निकालेंगे, त्रिभुज ई पी डैश क्यू डैश से, त्रिभुज ई पी डैश क्यू डैश, देखो ई पी डैश क्यू डैश से लंब बटे आधार, मतलब tan बीटा बराबर पी डैश क्यू डैश माइनस का यू ई, और यहाँ पे सर tan अल्फा बराबर पी क्यू अपॉन माइनस का डी, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे रख देंगे जनाब तो m इक्वल्स टू tan बीटा क्या हो जाएगा, p डैश क्यू डैश माइनस का यू ई और पी क्यू अपॉन माइनस का डी, है ना। तो यहाँ से सॉरी, है ना, तो m इक्वल्स टू हो जाएगा सर, माइनस से माइनस तो कैंसिल हुआ, p डैश क्यू डैश पी क्यू और ये सर d बाई यू ई, डी बाई यू ई। ये हमें आवर्धन मिला नॉर्मल p डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू। लेकिन सर अभी ना p डैश क्यू डैश की वैल्यू पता है सर, ना पी क्यू की वैल्यू पता है, बोलो ना p डैश क्यू डैश की वैल्यू पता है सर, ना पी क्यू की वैल्यू पता है। तो सर हमें दिख रहा है, अगर हम ध्यान से देखना चाहें तो त्रिभुज ओ पी क्यू और
त्रिभुज ओ पी डैश क्यू डैश समरूप है। कैसे है? समरूप है। तो यहां से अगर हम बात करें सर, पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू बराबर माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट। देखिए हाइट का रेशियो, बेस का रेशियो, बात क्लियर। तो पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू बराबर माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट। तो यहीं पे रख देना वैल्यू, और जहां जैसे रखा वी नॉट यू नॉट डी अपॉन यू ही हो जाएगा। बोलो वी नॉट यू नॉट डी अपॉन यू ही हो जाएगा। बात क्लियर है। अब वही दो केस जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, है ना, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, तो भैया जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनेगा तो v की जगह माइनस का डी, u की जगह माइनस यू ही, f की जगह एफ ही। तो यहां से सर 1 अपॉन एफ ही, 1 अपॉन माइनस डी प्लस 1 अपॉन यू ही हो जाएगा, जैसे वहां किया था। दोनों साइड डी से मल्टीप्लाई, -1 प्लस डी बाई यू। आप देख रहे सर डी बाई यू की वैल्यू चाहिए, यहाँ देखिए डी बाई यू की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से डी बाई यू क्या मिल जाएगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ सर, मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूंगा, तो यहाँ से बनेगा m इक्वस टू माइनस का वी नॉट यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये हो जाएगा सर आवर्धन का सूत्र, ये हो जाएगा सर आवर्धन का सूत्र। और इमेज को भी इस तरह एडजस्ट करेंगे कि जब फाइनल इमेज डी पे बन जाए, ठीक है। तो रे डायग्राम भी बना सकते हैं इसका, ठीक है। चलो अब जब अनंत पर बने, जब अनंत पर बने तो सिंपल सी बात है, तो माइनस का वी नॉट यू नॉट डी अपॉन एफ ई, यही आएगा। इसी तरह सॉल्व करेंगे तो ठीक है। तो ये दोनों सूत्र याद रखेंगे, सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है, सवाल इसके क्वेश्चन में आते हैं सर, सवाल इसके क्वेश्चन में आते हैं। जल्दी से ये नोट कर लो, मैं एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ फिर से, जल्दी से नोट करिए इसको, जल्दी नोट करिए, फिर आगे बात करें फटाफट, जल्दी नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। चलो जल्दी नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। बोले भाई नोट हो गया, चलो आ जाओ भाई, अब आगे देखते हैं सर। बोले बात क्लियर है, यस और नो? बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है बात? चलो बोले यहां तक बात क्लियर है, यस और नो? चलो आगे बात करें। आगे बात करने से पहले भाई सेशन एक बार शेयर करिए सभी लोग, है ना, आपकी ऊर्जा में कमी लग रही है। देखो एक बार मैं आपको ये समझाता हूँ, फिर से डायग्राम में फिर से समझा देता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले का प्रतिबिंब, पहले का देखिए अभिदिशा का ये नेत्रिका है, पहले का प्रतिबिंब दूसरे के लिए आभासी वस्तु का काम किया, सिंपल सी बात है। देख रहे, तो पहले हमने C और F के बीच में वस्तु रखा, अपवर्तन कराया, जहां पे कट किया वहां पे इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा और जो फाइनल इमेज बनेगा वो आभासी उल्टा होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि सर प्रतिबिंब का बनना बहुत जरूरी है, प्रतिबिंब का बनना बहुत जरूरी है सर, ये बात आपको याद रखनी है कि सर इमेज फॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट,
बहुत जरूरी है सर ये। चलो बहुत बढ़िया सर, आगे बात करते हैं सर, आगे बात करें, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, आप बात करें सर उसकी अपवर्ती दूरदर्शी, जस्ट इसका अपोजिट। एक बात और, एक बात और, कभी कभी सर नलिका की लंबाई पूछ लेता है, ये मिस हो गया था सर, नलिका की लंबाई कभी कभी पूछ लेता है ना, नलिका की लंबाई मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी पूछ लेता है सर, इसको एल से डिनोट करते हैं ना, इसको एल से डिनोट करते हैं सर। ये जो लंबाई है सर ये एल होती है, ये जो लंबाई सर ये एल होती है। तो सर एल इक्वस टू हो जाएगा जनाब वी नॉट प्लस यू ई, एल इक्वस टू हो जाएगा जनाब वी नॉट प्लस यू ई, एल इक्वस टू हो जाएगा वी नॉट प्लस यू ई। याद रखेंगे दोनों लेंसों के बीच की दूरी, और दूरी कभी माइनस में नहीं होती सर, इसलिए मैं यहाँ पे मॉड लगा दे रहा हूँ, दूरी कभी माइनस में नहीं होती, ये बात याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखते हो सर यू ई तो माइनस में है ना, यू ई मान लो -5 आ रहा है, तो आपने क्या किया भाई 10 -5 5 कर दिया, ऐसा नहीं, यू मतलब लेंथ ऑफ द ट्यूब निकाल रहे हो तो उसको ऐड ही करना है। ये बात आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, ये बात आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए एकदम अच्छे से। चलो बहुत बढ़िया सर, आगे बात करते हैं सर, अब बात करते हैं अपवर्तक दूरदर्शी, अब बात करते हैं सर दूरदर्शी की, अपवर्तक दूरदर्शी की बात करते हैं सर, अपवर्तक दूरदर्शी की बात करते हैं, इसको बोलते हैं सर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, या तो इसी को खगोलीय दूरदर्शी भी बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इसको कहते हैं, है ना। अपवर्तक दूरदर्शी या तो इसी का नाम आपको आ सकता है सर खगोलीय दूरदर्शी से भी, दोनों एक ही चीज है सर। खगोलीय दूरदर्शी भी आपसे पूछ सकता है जना, खगोलीय दूरदर्शी भी पूछ सकता है आपसे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भाई, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, खगोलीय दूरदर्शी क्या है, ठीक है, दोनों आ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर एक ये और एक इसके बाद लास्ट टॉपिक है सर, अंत तक बने रहेंगे तो मजा आने वाला है ना, दोनों में से कोई एक एग्जाम में आ सकता है सर। चलो आज वो देखते आगे, बात करेंगे सर अपवर्तक दूरदर्शी है क्या, तो मैं बोलूंगा उसका जस्ट अपोजिट बोलना। यहां भी दो लेंस यूज होंगे, एक का नाम अवदिश्यक होगा, दूसरे का नाम नेत्रिका होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ भी सर दो लेंस यूज करेंगे हम लोग, यहाँ भी सर दो लेंस ही यूज करेंगे, एक का नाम अवदृश्यक होगा, एक का नाम सर अवदृश्यक होगा जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, और एक का नाम सर होगा, एक का नाम सर होगा नेत्रिका लेंस होगा सर, एक का नाम सर होगा नेत्रिका लेंस जिसको हम लोग आईपीस लेंस कहते हैं, है ना। एक का नाम सर नेत्रिका लेंस होगा जिसको हम लोग आईपीस लेंस कहते हैं। प्यारे बच्चों पहले जो बात करें सर अवदिश्यक यहाँ पे बड़े दौरक ज्यादा फोकस दूरी, नेत्रिका यहाँ कम छोटे दौरक कम फोकस दूरी का होगा। कारण क्या है, कारण क्या, दूर से आने वाली किरणों को अगर हम अवदिश्यक छोटा कर लेंगे तो भली बात ही हम उसमें से गुजार नहीं पाएंगे, तो यही कारण है कि अवदिश्यक यहाँ पे हम लोग बड़े दौरक का ले सकते हैं। पूछ सकता है कि भाई दूरदर्शी में अवदिश्यक बड़े दौरक का क्यों लिया जाता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, एकदम कॉमन सी बात है, एकदम कॉमन सी बात है सर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बात क्लियर। तो प्यारे बच्चों बात करें सर अवदिश्यक यहाँ पे बड़े दौरक ज्यादा फोकस दूरी, है ना, बड़े दौरक अधिक फोकस दूरी का, बड़े दौरक अधिक फोकस दूरी का, और ये भैया छोटे दौरक कम फोकस दूरी का, छोटे दौरक कम फोकस दूरी का। फिर से भाई इमेज की बात आएगी, प्रतिबिंब कैसा बनता है सर, आभासी, है ना, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनता है सर, उल्टा, है ना, वर्चुअल और इन्वर्टेड बनेगा फाइनल इमेज यहाँ से भी। अब बात आएगी सर रे डायग्राम को कैसे समझे सर, रे डायग्राम को कैसे समझे, सेम अवस्था, दोनों लेंसों को एक बेलनाकार नली में दंतोदंड चक्र व्यवस्था में व्यवस्थित करते हैं जिससे इनको आगे पीछे खसकाया जा सकता है, सेम प्रोसेस जैसा है। फिर सर रे डायग्राम की बात आएगी, प्रतिबिंब के बनने की बात आएगी, सर फिर से वही कहानी सर, अल्फा बीटा के लिए कंपटीशन लड़ेंगे, अल्फा बीटा के लिए ही कंपटीशन यहाँ पे हम लोग लड़ने वाले। अब सर यहाँ पे अल्फा कैसे बनाएंगे, हमें तो दिख नहीं रहा दूर, हमें तो दिख नहीं रहा, वहां तो हमें नहीं दिख रहा, बनाएंगे। तो बात करेंगे सर यहाँ पे, जैसे मेरे पास ये मुख्य अक्ष है, हमने बोला सर यहाँ पे दो लेंस तो होंगे, एक अवदिश्यक होगा जनाब बड़े दौरक का, एक अवदिश्यक होगा, एक मिनट, एक अवदिश्यक होगा बड़े दौरक का, और नेत्रिका होगी सर छोटे दौरक की,
अवदिशक होगा बड़े द्वारक का, नेत्रिका होगी जनाब छोटे द्वारक का। ये O है, ये E है। फरमाइएगा, इस बार प्रकाश की किरणें सर इन्फानाइट से आ रही है, प्रकाश की किरणें इस बार अनंत से आ रही थी सर, अनंत से आ रही है प्रकाश की किरणें इस बार प्रकाश की किरणें सर इन्फानाइट से आ रही थी, है ना। मतलब यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है ऐसे, इधर कहीं PQ ऑब्जेक्ट तो रखा है, यहाँ पे कहीं PQ ऑब्जेक्ट रखा है भाई। जहां पे कट करेगी इमेज बनेगा, बोलो भाई इमेज बनेगा, ये P डैश Q डैश। और ये जो इमेज है ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेगा सर, वस्तु का काम करेगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए सर वस्तु का काम करेगा। और इसको इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि जो अंतिम प्रतिबिंब है हम लोग डी पे ही बनाने का प्रयास कर लेते हैं सर, ऐसा। मतलब जो फाइनल इमेज है मेरा यहीं पे बन रहा है कहीं, है ना, P डबल डैश Q डबल डैश, ये P डबल डैश Q डबल डैश। सर अगर हम अल्फा की बात करें सर, इन्फानाइट पे ऑब्जेक्ट है तो सर ये हम अल्फा ज्यूम कर लेते हैं, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और जनाब बीटा की बात करेंगे तो सर बीटा तो क्लियर होता है B। और सर ये वाली डिस्टेंस की बात करते हैं सर, ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, V0 होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सर ये वाली डिस्टेंस की बात करेंगे सर, ये U ही होता है। और इसको इस प्रकार समायोजित कर लेते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब D पर बना लेते हैं, ठीक है। बात करेंगे सर tan अल्फा की, बात करेंगे सर tan अल्फा की बात करेंगे, आइए देखते हैं। तो सर tan अल्फा निकालना है तो हम सबसे पहले सरकार त्रिभुज OP डैश Q डैश की बात कर लेते हैं, है ना। अगर यहाँ पे देखें तो M इक्वस टू होता है सर tan बीटा अपॉन tan अल्फा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो यहाँ पे सर M जो है हमारा tan बीटा कितना है सर, P डैश Q डैश अपॉन माइनस का U, है ना। तो अगर हम tan बीटा बात करते हैं सर, चित्र से अगर हम बात करें, देखिए आप बाकायदे लिखेंगे त्रिभुज E डैश P डैश Q से, त्रिभुज E डैश P, है ना, E P डैश Q डैश से आपको लिखना पड़ेगा। तो लंब सरकार कितना है, P डैश Q डैश से, आधार कितना है माइनस का U। इसी प्रकार सर, इसी प्रकार त्रिभुज OP डैश Q डैश से अगर हम बात करें जनाब, तो tan अल्फा इक्वस टू हो जाएगा सर PQ अपॉन V0, P डैश Q डैश अपॉन V0, क्योंकि बेसिस का कितना V0 है। अगर हम यहाँ पे बात करें सर M डैश, तो M बराबर P डैश Q डैश माइनस का UE, और ये हो जाएगा जनाब P डैश Q डैश V0। P डैश Q डैश से P डैश Q डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे सर बचेगा क्या, यहाँ पे सर बचेगा क्या, अगर हम सिंपल सी बात करें तो M इक्वल टू सर बचेगा माइनस का V0 अपॉन UE, माइनस का V0 अपॉन UE बचेगा सर, माइनस का V0 अपॉन UE बचेगा। बोलो क्या यहां तक बात क्लियर, बोले, है ना। देखिए यहाँ पे अच्छा इन्फानाइट पे ऑब्जेक्ट हमने माना ना, है ना। तो जब प्यारे बच्चों हमने इन्फानाइट पे ऑब्जेक्ट माना तो इसको FO मान सकते हैं, है ना। इन्फानाइट पे ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस हमारी FO हो जाएगी सर। इन्फानाइट पे ऑब्जेक्ट है ना, तो अनंत पे वस्तु है तो प्रतिबिंब F पे बनता है ना, तो इसको सर FO कर लेना, ये FO हो जाएगा, FO, ये FO कर लेना सर। तो ये FO अपॉन U ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि अनंत पे वस्तु माना तो प्रतिबिंब तो F पे बनना ही है। ये बात तो रे डायग्राम पे सीखा है ना, वहां पे मैंने V0 लिख दिया, V0 बराबर FO लिख के कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों आगे। अब जब प्रतिबिंब D पर बने, है ना, वहां पे मैंने ध्यान नहीं दिया, उसको सही कर लेना। जब भाई FO लिख लेना वहां चित्र मिटा के। जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बने, याद रखेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बनता है सर, तो V इक्वस टू माइनस डी, U इक्वस टू माइनस UE, F इक्वस टू FE। फिर से वही कहानी, 1 अपॉन FE, ये माइनस का D, माइनस माइनस प्लस का UE, तो यहाँ पे 1 अपॉन FE इक्वस टू कितना हो जाएगा, -1 प्लस का 1 अपॉन D बाई UE, है ना, D बाई UE। तो यहां से अगर हम बात करें, यहाँ पे D की जरूरत नहीं है, यहाँ पे D की जरूरत नहीं है, D से मल्टीप्लाई मत कराओ, D से मल्टीप्लाई मत कराओ, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे 1 अपॉन UE की जरूरत है, तो ये माइनस उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा। 1 अपॉन UE की जरूरत है, तो 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D, तो यहाँ से 1 अपॉन FE कॉमन ले लो, तो 1 प्लस
एफ ई अपॉन डी हो जाएगा। यहां से 1 अपॉन एफ ई कॉमन लेगा तो 1 प्लस एफ ई बाई डी बचेगा। तो अब ये वैल्यू को यहाँ रख देना, ये वैल्यू को यहाँ रखना, और जैसे ये वैल्यू को प्यारे बच्चों यहाँ रखोगे m इक्वस टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बन रहा है। याद रखेंगे क्वेश्चन काफी बार यहां से न्यूमेरिकल बना है। और जब अंतिम प्रतिबिंब सर इन्फिनाइट पे बन रहा है, तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो कोई सवाल ही नहीं उठता, एफ ओ अपॉन एफ ई होगा, क्योंकि वस्तु को फोकस पे होना पड़ेगा सर। एफ ई, एफ ओ अपॉन एफ ई, ये याद रखेंगे। अगर सर नलिका की लंबाई अगर हम बात करें सर, यहीं पे मैं बता देता हूं थोड़ा सा नीचे करके। अगर प्यारे बच्चों मैं नलिका की लंबाई की बात करता हूं, नलिका की लंबाई की अगर मैं बात करता हूं तो सर एफ ओ प्लस एफ ई एक तरीका ये है, एक तरीका है सर एफ ओ प्लस यू ई, एफ ओ प्लस यू ई। जैसे जरूरत होगी वैसे क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से करेंगे सर, है ना। एक तरीका एफ ओ प्लस यू ई, एक तरीका एफ ओ प्लस एफ ई, है ना। जब अनंत की बात होगी तो एफ ओ प्लस एफ ई की बात आएगी। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। बताइए क्या मेरे बच्चों कोई दिक्कत होगी? यार देखिए, एक आप अगर सीखे हो तो कोई समस्या वाली बात नहीं है सर। एक आपने अच्छे से सीखा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एकदम अच्छे से कर सकते हो इसको। जल्दी नोट करिए, कोई समस्या वाली बात नहीं भाई। एक अगर आपको मैं सिखा चुका हूं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। फटाफट नोट कर लीजिए भाई, फटाफट भाई, बिना देर किए हुए सभी बच्चे। एक लास्ट टॉपिक बचा है सर, क्रैसगेन टेलीस्कोप भी उसका नाम है, और उसको बोलते हैं सर परावर्तक दूरदर्शी भी कहते हैं। क्रैसगेन टेलीस्कोप या तो उसको कहते हैं सर परावर्तक दूरदर्शी। फॉर्मूला सर याद रखेंगे, कंपाउंड और इसका न्यूमेरिकल ये बहुत शानदार तरीके हैं, है ना। देखिए मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, जो अभी रिजल्ट आया मेरे पास, माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये तरीका, और m बराबर माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई। रे डायग्राम याद रखेंगे, प्रतिबिंब का बनना याद रखेंगे, ये दूरदर्शी का और सूक्ष्मदर्शी का वी नॉट यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, है ना, याद रखेंगे सर। और अनंत पे वी नॉट यू नॉट डी बाई एफ ई याद रखेंगे सर, है ना। एक फॉर्मूला और होता है, याद रखेंगे, m बराबर एम ओ इंटू एम ई, है ना। जहाँ पे ये आया था ना, ये p डैश q डैश पी क्यू और ये d बाई यू ई, याद आ रहा है। तो इसको लिख सकते थे mo और इसको लिख सकते थे me। तो ये भी तरीका कहीं ना कहीं क्वेश्चन में देखने को मिलता है, कभी कभी क्वेश्चन में। क्या आप तैयार हैं अब लास्ट टॉपिक पढ़ने के लिए? चलिए भाई, अब बात करते हैं सर परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, परावर्तक दूरदर्शी, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इसका नाम है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इसको कहते हैं प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का मतलब यहाँ पे है प्यारे बच्चों, इसका नाम है क्रैसगेन टेलीस्कोप भी कहा जाता है। वैज्ञानिक क्रैसगेन ने इन्हें बनाया, इसलिए इनके नाम पे क्रैसगेन टेलीस्कोप भी इसका नाम है। याद रखेंगे, आपके सिलेबस में यही पढ़ना है, क्रैसगेन टेलीस्कोप। सर नाम कुछ अलग लग गया, नाम कुछ अलग लग गया, है ना, नाम कुछ अलग लग गया। नाम अलग इसलिए लग गया सरकार की अपवर्तक की जगह, अपवर्तन की जगह सर क्या परावर्तन कराना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इसका नाम ही है सर परावर्तक दूरदर्शी, मतलब परावर्तन होगा यहाँ पे, अपवर्तन की जरूरत नहीं पड़े। अब बात है सर क्रैसगेन ने ऐसा क्या सोचा कि परावर्तक दूरदर्शी बना डाला। तो उन्होंने मेरे हिसाब से कुछ बातें हैं जो लेंस और दर्पण में अंतर रखती है। पहली बात कि भाई बड़े, अब देखिए दूरदर्शी बनाना है तो हमें बड़े अवदिशक का लेंस चाहिए, बोलो हाँ या ना।
सिंपल सी बात है। अगर दूरदर्शी बनाना है तो मेरे को बड़े अपदिश्यक का लेंस चाहिए, सिंपल सी बात है। और बड़े अपदिश्यक का लेंस कॉस्टली होता है, मूल्यवान होता है, और उसको सहारा देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टिकाना थोड़ा सा कठिन होता है। क्योंकि लेंस को आप सर किनारे से सपोर्ट दे सकते हो फ्रेम बना के, लेकिन अगर मैं दर्पण बना लूं तो दर्पण को मैं कितना भी बड़ा दर्पण हो, मैं पूरे दीवार में सपोर्ट देकर उसको टिका सकता हूं। बोलो हाँ है ना। और लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब और दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब में थोड़ा सा अंतर है। इसकी सर जो दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो अत्यधिक चमकीला होता है लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की तुलना में। सर लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की तुलना में दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। और लेंस में कुछ दोष जैसे वर्ण विपतन वगैरह के दोष पाए जाते हैं, क्योंकि लेंस प्रकाश किरणों को कुछ अवशोषित भी कर लेता है। तो क्रेस्गेन भाई हमने सोचा कि अब ऐसा टेलीस्कोप बनाते हैं जिसमें लेंस की कहानी खत्म कर दो। दर्पण सस्ता भी है, दर्पण को सहारा देना भी आसान है, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब भी चमकीला दिखाई देगा। बात क्लियर। इसके लिए उन्होंने क्रेस्गेन टेलीस्कोप बना डाला। वहां पर उन्होंने क्या देखा कि अनंत पर स्थित बिंब से आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परिवर्तित होकर, है ना, फोकस पर मिलने से पहले उत्तल दर्पण से परावर्तित हो जाती हैं। तो यहां पे इन्होंने क्रेस्गेन साहब ने क्या किया कि यहां पे उन्होंने दो दर्पण लिया और अवदिश्यक के रूप में इन्होंने एक अवतल दर्पण का उपयोग किया, है ना, और यहां पे जो उत्तल दर्पण से परिवर्तित होकर प्रकाश किरणें नेत्रिका में फोकसित होती है जहां पे प्रतिबिंब देखना। सिंपल सी बात है। तो यहां पे कुछ इसका स्ट्रक्चर जनाब ऐसा होगा, ऐसा समझते हैं, कुछ ऐसा क्रेस्गेन टेलीस्कोप बना होता है ना। यहां पे अवदिश्यक के रूप में, यहां पे अवदिश्यक के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, सॉरी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन आता है सर अवदिश्यक के रूप में अवतल दर्पण का है ना, परावर्तक दूरदर्शी में अवदिश्यक की जगह इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे नेत्रिका है सर, ये हमारी क्या है, नेत्रिका है। ठीक है, चलो। और यहाँ पे एक दूसरे अन्य दर्पण का यूज हुआ, इस दर्पण का नाम रखे सर M2। क्या रखा सर, M2। और ये क्या सर, M1। अब अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जिस वस्तु को देखना होता है, जिस वस्तु को देखना होता है सर, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है, और ये हमारा M2 जो है सर ये उत्तल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे जिस वस्तु को देखना होता है, इस नली का हम उधर कर देंगे, तो जो अनंत से आने वाली बिंब है ना, बिंब से किरणें हैं, अनंत से आने वाली किरणें हैं, वो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अब अपवर्तन नहीं होगा, फोकस पर मिलने से पहले उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर, उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर नेत्रिका पे पहुंच जाती हैं, नेत्रिका पे फोकसित हो जाती हैं सर। कहाँ फोकसित हो जाती हैं सर, नेत्रिका में प्रवेश करती हैं, और जहां प्रतिबिंब दिखाई देता है सर, जहां पे प्रतिबिंब दिखाई देता है। और भारत का सबसे बड़ा परावर्तक दूरदर्शी प्यारे बच्चों तमिलनाडु में, भारत का सबसे बड़ा परावर्तक दूरदर्शी तमिलनाडु में। ठीक है, अब यहाँ पे सर जो आवर्धन क्षमता है, यहाँ पे दूरदर्शी की जो यहाँ पे प्यारे बच्चों आवर्धन क्षमता होती है ना, दूरदर्शी की सर जो यहाँ पे आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता होती है वो सेम होती है ना, माइनस का FO अपॉन FE, माइनस का FO अपॉन FE। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, है ना। तो यहाँ पे FO अपॉन FE, यहाँ लिख सकते हैं अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, है ना, वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। ठीक है, तो इस टेलीस्कोप का नाम है क्रेस्गेन टेलीस्कोप भी इसको कहते हैं प्यारे बच्चों, क्रेस्गेन दूरदर्शी भी इसको कहा जाता है ना। और इसमें अवदिश्यक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है प्यारे बच्चों, अवदिश्यक के रूप में हम लोग प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है, मैंने पूरी बात आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, है ना। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में चैप्टर नंबर 9 होता है खत्म। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपने बहुत अच्छे से कवर की होगी, बहुत मजा आया होगा मेरे साथ जुड़ के। तो मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास में, तब तक ले सभी को बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा सभी को, बाय बाय, गुड नाइट।